तो सर आपका वेलकम है हमारे चैनल चूल धारडी में। We are introducing a very inspirational, a very present personality, प्रदीप पटना सर। पतंग मेरा चुनाव निशान था, तो पतंग एक्टिविटी की वो बीजेपी कांग्रेस सबको मारती हो 10,000 वोट से मैं रुड़की से जीता। अभी आप कहाँ ले जाना चाहते हैं रुड़की के लिए, मतलब आपका विजन क्या है रुड़की को लेकर? आप कभी फॉरेन जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, तो वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ पे रोड साइड में टाइल्स हैं, उसमें फुटपाथ बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है। ये सब चीज़ें प्लानिंग के साथ हम लेकर जाना है। इस हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रुड़की भी हमारा सिंगापुर की तरह, कनाडा की तरह ऐसा शहर होना चाहिए। जब आप इंडिपेंडेंट के लिए चेयरमैन के लिए आए थे तो क्या आपने अप्लाई किया था किसी पार्टी के लिए फोरम पर, कांग्रेस या बीजेपी? एक मैं सोचता हूँ कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा काम करने की है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। 2012 में आपने कांग्रेस से बहुत अच्छी तरह से जीता, बहुत अच्छे वोट से। अगर मैं कांग्रेस में कहूँ कि आप एक बहुत अच्छे लीडर्स में आते थे, तो आपने फिर बीजेपी ज्वाइन किया। आपको नहीं लगता कि आप पिलर थे कांग्रेस का रुड़की के लिए? और हमारा ये विजन था कि जो मोदी जी का विजन है, जो देश में वो सोच है उनकी, वो अपने आप में बहुत बड़ी सोच है, तो उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। पूरे देश को विजुअल बनाने के लिए जो संकल्प लिया और जो उन्होंने विकसित भारत के लिए 20% का टारगेट उन्होंने लिया है, तो उनमें काम करने में अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आ रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए। कांग्रेस 50 साल में कहती रही कि पहाड़ पे ट्रेन चढ़ेगी, मोदी जी ने और धामी जी ने मिलकर पहाड़ पे ट्रेन चढ़ा दिए। बीजेपी गवर्नमेंट में अधिकारी बेलगाम रहते हैं, है ना, और जनता की सुनते नहीं। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी उन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? या फिर उनको ऊपर से ही मैसेज है कि आप फ्री होल्ड की कार्य कीजिए, ये लोग तो जनता के चुने हुए, बाकी हम देख लेंगे, क्या ऐसा है? तो सर आपका वेलकम है हमारे चैनल चूल धारडी में। थैंक यू। और आज कुछ अच्छे टॉपिक्स पे हम बात करना चाहेंगे जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड रहेंगे और रुड़की से खासकर रिलेटेड रहेंगे। तो मैं ओवर करती हूँ शिवांगी जी आप पे, तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे जो पहला प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि जो रुड़की है, रुड़की शहर है, और आप जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वो नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर हुई और अपने आप को आपने एक प्रूव किया। तो आप जब इसमें आए तो आपका कोई ऐसा रोल मॉडल था कि आप एक बिजनेसमैन होकर और आप एक पॉलिटिक्स में आपने एंट्री की? ऐसा क्या प्रेरणा रही आपके उसमें जो आपने ये वाला क्षेत्र चुना सेवा का? निश्चित रूप से मैं रुड़की रहने वाला हूँ, रुड़की की बात करता हूँ। जी। और सही कहा आपने कि मैं एक बिजनेस के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। हमारा स्वीट्स का और होटल का काम था हमारे फादर के समय से, तो उसको मैंने आगे बढ़ाया। उसको जैसे समय बदलता गया तो समय के अनुसार मैंने उसको बदलाव लाए। अगर आदमी समय के साथ नहीं बदलता तो मैं सोचता हूँ कि आदमी पीछे रह जाता है। तो एज ए बिजनेसमैन मैंने करियर अपना स्टार्ट किया और रुड़की में ही पला हूँ, रुड़की में बड़ा हूँ, यही मेरी एजुकेशन हुई है। रुड़की से एक लगाव है, समझ लो, एक प्यार समझ लो, तो अपने सिटी के प्रति प्यार होता है। हम भी बचपन से देख रहे थे, स्कूल टाइम में जनप्रतिनिधि बनते थे, विधायक बनते थे, चेयरमैन बनते थे, पर आते थे चले जाते थे, हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे और शहर को जस करता देखते थे, अपेक्षा करते थे। और तब मैं समझता हूँ कि यूपी का एक पार्ट हुआ करता था, रुड़की छोटा था, तो हमारी राजधानी रुड़की की वहाँ तक तो पहुँचना असंभव था, और जिला हमारा सहारनपुर बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो हमारे दोस्तों में डिस्कशन हुआ, जैसे व्यापारी था तो व्यापारी भाई डिस्कस हुआ कि उनकी समस्या लेकर कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो सबने चर्चा के दौरान प्रमोट किया कि एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो व्यापारियों के बारे की समस्या जानता हो, जो रुड़की की जो मूलभूत समस्या है उनके बारे में जानकारी हो। तो एक ऐसे मुझे स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे व्यापारी भाई थे, उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि आप चुनाव लड़ गए यहाँ से चेयरमैन का, तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो उन्होंने सबने प्रमोट किया। तो नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव है। मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने कभी पॉलिटिक्स करी नहीं थी, मेरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं रहा। तो मैंने एक बीड़ा उठाया और सबकी बात सहमति से दोस्तों की शुरू करा। पतंग मेरा चुनाव निशान था, तो पतंग सभी ने मिलके उड़ाई और पतंग एक्टिविटी की वो बीजेपी कांग्रेस सबको मारती हो 10,000 वोट से मैं रुड़की से जीता। तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, जब लोगों ने प्यार दिया तो उनके प्यार का जवाब जो है काम से मुझे देना था। तो रुड़की बारे में हमने रोड मैप बनाया, एक प्लान बनाया। हमने सबसे पहले रुड़की में जो सीवरेज लाइन हमारी थी वो 50 साल पुरानी जर्जर थी, पानी की लाइनें थी वो आजकल चेंज हुई थी, उनको हमने पकड़ा। और भगवान ने अपॉर्चुनिटी भी दी मुझे। चेयरमैन के बाद मैं MLA बना, तो मुझे सरकार से भी काम कराने में आसानी रही। और नगर निगम में रहते हुए नगर निगम बनाया नगर पालिका को, ताकि रुड़की शहर जो जगह लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उसके लिए हमें नगर पालिका का बजट, नगर पालिका शुरू बहुत छोटा था, तो हमें
ब्रॉड करना था। नगर निगम में ही कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी और एरिया भी जो नए थे वो जुड़े इसमें, और काम एक व्यापक स्तर पर शुरू हुआ। डोर टू डोर कलेक्शन मैंने स्टार्ट कराया यहाँ पे हम लोगों ने कूड़े का सेग्रीगेशन स्टार्ट कराया। ट्रेंचिंग ग्राउंड में हम लोगों ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लेके आया, जिससे कि जो कूड़ा है उसका यूज हो सके, उससे हमें रेवेन्यू मिला, रिसाइकिल हुआ, रेवेन्यू मिला। इस तरह के प्रोजेक्ट हम स्टार्ट किए और एडीबी को हमने प्लान बनाकर भेजा। एडीबी को हमने लैंड प्रोवाइड कराई एसटीपी के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, ईटीपी के लिए, और सिविल लाइन का प्रोजेक्ट एक अपने आप एक स्वरूप ले गया। और जैसे ही मैं एमएलए बना, सरकार आई, तो बजट सैंक्शन हुआ, हमें पानी की लाइनों का और सीवर का बजट मिला, जो काम में 2 साल 3 साल जरूर लगे, पर आज रुड़की जो है हमारा सीवर लाइन से और पानी की लाइन है और ओवरहेड टैंक जो बन रहे हैं वो सब काम संपूर्ण हो चुका है। जो एरिया बचे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो भी काम यहाँ पर। तो इससे एक शुरुआत हुई और ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का नारा हम शुरू से लेकर चले। जो हमारी रोड साइड में ब्यूटिफिकेशन करना, हॉर्टिकल्चर करना, जहाँ पे कूड़ेदान की उनको रिमूव करना, मैंने बताया ना, कूड़ा डोर टू कलेक्शन के लिए, और कूड़ा घर से उठे से ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाए, रास्ते में कूड़ा कहीं न डाले। अभी आप कहाँ ले जाना चाहते हैं रुड़की के लिए, मतलब आपका विजन क्या है रुड़की को लेकर? अगर पर्टिकुलरली बात करूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मतलब वॉकिंग रहता है ड्यू टू कॉलेज, आईआईटी कॉलेज है, तो आपका अभी विजन क्या है? वो एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, रुड़की स्मार्ट सिटी बनाए, रुड़की मॉडल सिटी बनाए, और आईआईटी की तर्ज पर, क्योंकि आईआईटी हमारा रुड़की की एक धरोहर है। आईआईटी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। वहाँ के स्टूडेंट से मैंने मीटिंग करी। मैंने कहा रुड़की भी इससे डिजाइन करिए, जो आपकी ग्रीनरी है, जो फुटपाथ्स हैं, आपके रोड्स हैं जिस साइड से बनती हैं, और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज का लोग कितना केयरिंग करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वहीं से लेकर आया हूँ। आप देखिए जामुन रोड हमारी, जादू रोड देखिए हमारी, हमारे घाट देखिए आपके जो सुंदर बने हैं, और जो पुलों का निर्माण रुड़की हुआ है, 3 पुलों का निर्माण रुड़की में करा चुका हूँ। उससे ट्रैफिक जाम की जो पोजीशन थी उससे भी हमें मिला। 4 तो हाईवे बनने से रुड़की शहर सांस ले रहा है, अदरवाइज ये पूरा जाम लगता था रुड़की में, 3-3, 4-4 घंटे रुड़की को क्रॉस करने में लोगों को लगा करते थे। ये सभी चीज़ें जो है पिछले 15 साल में सोचता हूँ हुई है, और लगातार हम लोग चाह रहे हैं कि रुड़की में आप कभी फॉरेन जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, तो वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ पे रोड साइड में टाइल्स हैं, उधर फुटपाथ बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है। ये सब चीजें प्लानिंग के साथ हम लेकर जा रहे हैं। मतलब अभी आपने दिल्ली रोड पे देखा कि हम लोगों ने नाला बनवाया, कितनी समस्या थी लास्ट ईयर वहाँ पर पानी भरने की, वो जो दोनों साइड नाला बना है उससे पानी निकासी हो गई, और जो फुटपाथ बनेगा, एक प्रॉपर फुटपाथ बन के वॉकिंग जोन बनेगा। तो हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रुड़की भी हमारा सिंगापुर की तरह, कनाडा की तरह ऐसा शहर होना चाहिए कि लोगों को साइकिलिंग के लिए, वॉक करने के लिए पूरा जो स्पेस मिले, और लोग गो फॉर ग्रीन और हेल्दी लाइफ लोग जी सके। ये अच्छा लगा कि आपने एटलीस्ट इंटरनेशनली सोचा है। तो हम डोमेस्टिक में जो बेस्ट सिटीज हैं, जैसे इंदौर वगैरह है, जिनको हम काफी क्लीन अच्छा मानते हैं, तो एटलीस्ट हम वहां तक तो पहुंच ही सकते हैं। आपने जब आप इंडिपेंडेंट के लिए चेयरमैन के लिए आए थे, तो क्या आपने अप्लाई किया था किसी पार्टी के लिए फोरम पर, कांग्रेस या बीजेपी? तो मैं शुरू से संघ को मानता हूँ और संघ का परिवार भी रहा, और बीजेपी से टिकट मैंने मांगा था। अब पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी कारणवश टिकट नहीं मिला हुआ है, तो जब टिकट मांगा था और नहीं हुआ, तो फिर लोगों ने इंडिपेंडेंटली प्रमोट किया, जैसे फ्रेंड्स हैं और जितने मेरे बिजनेस के लोग थे, तो तब मैं इंडिपेंडेंट मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और सब लोगों का प्यार मिला, तो मैं चुनाव जीता। उसकी वजह अपॉर्चुनिटी मिलती गई, फिर मुझे कांग्रेस से अपॉर्चुनिटी मिली एमएलए लड़ने की, फिर 2 बार बीजेपी से लगातार लोग प्यार दे रहे हैं। और हमारा भी विजन है कि लोगों के बीच में रहें, लोगों के साथ मिलकर रहें और लोगों की समस्या का समाधान करें। एक मैं सोचता हूँ कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा काम करने की है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। सारे काम नहीं हो पाते, पर आप किसी कोई आया आपका, तो उसका मान सम्मान होना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसको समस्या का समाधान करने की कोशिश तो आप करें। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला साथ देगा, समस्या का समाधान होगा। तो मेरा ये रहता है कि मैं लोगों के बीच में रहूँ, और जो भी समस्याएं रोज उत्पन्न होती हैं, ड्रेनेज की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अभी अतिवृष्टि हुई है, कितनी सड़कें टूटी हैं आपदा में, वो सभी का निर्माण कार्य करना है। और पुल की समस्या है, पुल हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, उसको भी नया बनवाना है, इस्लामी पुल, उसका भी टेंडर कॉल आउट हो गया। लगातार हमारे मुख्यमंत्री पाशुल नामी जी इतने एक्टिव हैं, और 0 लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम होते हैं। बाढ़ में उन्होंने सब जगह दौरा करा, और बहुत बड़ा बजट उन्होंने सैंक्शन किया है कि बारिश खत्म होते ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, और जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक बन जाए। एक हरिद्वार का मास्टर प्लान भी बनाया, आपने सुना होगा, तो उसके तहत अगर काम होगा ना, तो बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। मान लो आज सड़क बनाई, कल टूट गई, परसों बनाई फिर टूट गई, अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से लेवलिंग करके बनेगा, तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक प्लान जो बना है, अच्छा प्रोजेक्ट है रुड़की के लिए। तो इससे जो है रुड़की एक मॉडल सिटी के रूप में जो आने वाले समय में उभरेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2012 में आपने कांग्रेस से बहुत अच्छी तरह से जीता, बहुत अच्छे वोट से। अगर मैं कांग्रेस में कहूँ कि आप एक बहुत अच्छे लीडर्स में आते थे,
कांग्रेस में जैसा देखा जाए लीडर्स, जो क्वालिटी ऑफ लीडर्स है वो शायद कम है, जिनको हम बोल सकते हैं जो आगे बहुत अच्छी पोस्ट डिजर्व करते हैं, जो विजनरी हैं। तो आपने फिर बीजेपी ज्वाइन किया, आपको नहीं लगता कि आप पिलर थे और कांग्रेस का रुड़की के लिए, और अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी और या भीड़ ज्यादा बीजेपी है? में कंपटीशन ज्यादा लगता है या कांग्रेस में ज्यादा था? दोनों पार्टीज में आपने क्या डिफरेंस महसूस किया जो कि आपने खुद फील किया है? आपसे बेहतर देखिए रुड़की की सीट थी, वो उसका जो सिनेरियो है वो बीजेपी सीट का ही था। रुड़की हम लोग कांग्रेस 25 साल से नहीं जीती थी। जी। तो मेरे चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को पहली बार यहाँ की सीट मिली, जी। तो लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने मेरे काम पे समर्थन दिया और लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं तो पार्टी को फिर लोगों ने नकार के दोबारा मुझे जो है सभी ने सपोर्ट करा। पर जब 2014 में मोदी जी आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, जो उनका विजन था काम करने का, और जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए और अपना भारत के लिए जो उन्होंने काम किया, और एक हमें गर्व महसूस हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी हैं, तब हम लोगों ने अपना माइंड चेंज किया कि 2016 में हम लोगों ने जो है 10-12 विधायकों ने बहुगुणा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक साथ जो है स्किप किया। और हमारा ये विजन था कि जो मोदी जी का विजन है, जो देश में वो सोच है उनकी, वो अपने आप में बहुत बड़ी सोच है, तो उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। मींस तो आपका पार्टी वाइज कुछ नहीं है, बीजेपी या कांग्रेस, आपका लीडर ओरिएंटेशन की वजह से कन्विंस रहे आप। नेचुरली जो मैं सब first of all मोदी जी को credit जाता है। मुझे ये सोचा कि मोदी जी के से इंस्पायर हो गया, और आज देखिए मोदी जी ने पूरे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो संकल्प किया, और जो उन्होंने विकसित भारत के लिए 20% का टारगेट उन्होंने लिया है, तो उनमें काम करने में अच्छा लगता है, काम करने में मजा आ रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं अपने देश के लिए, मतलब आपके हम लोग vision समर्पित जो भावना match से हो काम रहे कर हैं, रहे जो हैं। आप हाँ, सोचते थे और जो मोदी जी की फिर vision लोगों match ने हो रहे हैं। और फिर परिवार में वापस आना था। मैं पहले बीजेपी से ही था, बीजेपी से टिकट मांगा था, आप तो संघ मुझे में 16 में, प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया आपने संघ में? हाँ हम लोग ने कार्य करा, मेरे फादर भी संघ की शाखा में जाया करते थे। अच्छा। तो तो फिर विचारधारा शुरू से आपकी हाँ, मोदी फिर जब हमें जी मौका से मिला, इंस्पायर्ड तो है। मौका मिलते ही हम फिर कहते हैं हमें अच्छा लगा मोदी जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, और आज भी लगातार भी चल रहे हैं, और अब लाइफ टाइम यही रहना है, काम करना है मोदी के साथ, और जो भी उनका विजन है, जो हमारे टारगेट थे उनको पूरा करके देश को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है। छोटे टारगेट लेने चाहिए। आप ये नहीं कि आज ये आप जाके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ेंगे या वो फौज में जाके पाकिस्तान में लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने क्षेत्र में जाके कार्य कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए केवल। ये विकसित भारत हम लोग की सोच से ही बनेगा, बिल्कुल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से और बड़े बड़े हाईवे से बड़ी गली में। हमारी जब सोच अच्छी हो जाएगी, हम पानी बचाएं, हम लोग बिजली बचाएं, हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, पेड़ लगाएं। कोरोना में आपने देखा कैसे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, कमी हुई लोगों की, और जब हम सीख जाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना, कूड़ा नहीं फेंकना सड़क पे, एक स्वच्छ भारत, एक नए भारत का निर्माण करेंगे, तभी ये भारत विकसित बनेगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े और देश को विकसित बनाएं। हमारे साथ ज्यादातर जो पीढ़ी जुड़ी हुई है वो नई जनरेशन है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो प्रदीप बत्रा जी हैं, क्या वो अपने स्कूल टाइम में एक गोल्ड मेडलिस्ट या बहुत अच्छे छात्र थे या एक एवरेज नॉर्मल? देखिए मेरी एजुकेशन रुड़की में हुई, मैंने आपको बताया, मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुई है, सेंट जेवियर्स स्कूल था हमारा आर्मी एरिया में, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और फिर मैंने जब 12th करी तो साइंस साइड से, तो मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इंजीनियरिंग करें, आप डॉक्टरी करें, तो वो सब चीज़ें थी, पर रुड़की शहर में फैसिलिटीज नहीं थी, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं रुड़की छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा था। तो मेरा बिजनेस भी था या मेरा सेटअप भी था, तो मैंने ये प्लान किया कि अपने शहर में रह के कुछ करा जाए। अगर मैं शहर से बाहर चला गया, एक बार आदमी बैंगलोर चला जाए या बाहर कहीं पढ़े चला जाए, तो उसका फिर और बाहर जाने का प्लान बन जाता है कि आप कनाडा जाए, अमेरिका जाए, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरा विजन ये था कि मैं शहर में रह के शहर के लिए कुछ करूँ और अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने ये विजन सोचा, तो मैंने यहीं रहकर फिर अपना ग्रेजुएशन करी, फुल ग्रेजुएशन मैंने MA इंग्लिश में करी है, BSM कॉलेज से यहाँ पर। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था वैसे मैं, डिस्टिंक्शन थी, 60% वाला स्टूडेंट में था। तो मैंने अपना बिजनेस के साथ साथ, मैंने जब 12th करी, मैंने बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई करी है, तो BA और MA मैंने अपना बिजनेस के साथ साथ संभाला। और बिजनेस तो आपके खून में ही है, क्योंकि आपको पीढ़ियों से मिल रहा है। हाँ, तो ये तो आज भी जब मैं यूथ की मीटिंग में आता हूँ तो मैं यही बात बोलता हूँ कि आप अपने फील्ड के लीडर बनिए, जो जिसमें कोई भी काम है। हाँ, कोई भी काम है आपका, चाहे आप डांस में है, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कथक कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस चीज को आप लीड करिए, आप उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। जो लीड करेंगे तो हम नेता बनेंगे। नेता मीन्स बस पॉलिटिकल नेता जरूरी नहीं है, पर अपने फील्ड का आप लीड करके आप उसका नेता बनिए। तो मैं हमेशा ही उनको मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट बातें समझते भी, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका गोल हो, उसको अचीव करने के लिए आप अगर एक पॉजिटिव सोच रखें, तो मैं समझता हूँ कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल। और गर्ल्स कॉलेज मैंने 1-2 लड़की बनवाए हैं, गर्ल्स स्कूल की हमने प्रमोट किया है कि गर्ल्स को पढ़ाई के लिए दूर ना जाना पड़े, ताकि स्कूलिंग वो अपने गाँव में रह के कर सकें। तो गाँव मैंने स्कूलों का उच्चीकरण करा है, जिसकी उनको 10th से 11th वहीं करने को मिले।
अदरवाइज गाँव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, बाकी लड़कियों को दूर जाना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कराई है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी सरकार बहुत कार्य कर रही है। अब देखिए जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने किया 30%, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, चाहे स्कूल में आरक्षण हो, लगातार जो 12th के बाद लड़कियों के लिए पढ़ाई का इन्होंने कॉलेज में जो मुफ्त करी है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही लगातार। और हम कोशिश करते हैं जो योजना उसका लाभ पात्र तक पहुंचे, व्यक्ति तक पहुंचे जिसको जरूरत है उसकी, सिर्फ वो कागजों तक सीमित आ रहा है। तो हमारा ये विजन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुंचे। अब देखा हमारा सेवा केंद्र है यहाँ पर, इसको मैं कैंप कार्यालय नहीं कहता, वहाँ लगातार काम चलता रहता है। हमारे वहाँ पर पूरे डिवोटीज बैठे हैं जो काम करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक देते हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनना हो, चाहे आधार कार्ड बनना हो, पेंशन बननी हो लोगों की, चाहे सरकारी योजना कोई भी, चाहे गौरी कन्या धन की राशि है, पेंशन की राशि है, तो सब लोगों तक पहुँचे। आज सरकारी योजना बहुत है पर वो लोगों तक नहीं पहुँचे। आप कचहरी में जाएंगे तो वो पटवारी कानून बहुत है, वो मिलते ही नहीं है और वो काम ही नहीं करते। तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि जो व्यक्ति है उसका फॉर्म भरने से लेके उसके अकाउंट में जब तक पैसा ना आ जाए, उसका हक ना आ जाए, तब तक हम लोग तक हम एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक यूनियन ब्रिज का रूप हम लोग काम करते हैं ताकि गवर्नमेंट की स्कीम पूरी योजना पहुंचे। और जब से मोदी डीबीटी किया है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, तो उसमें मैं कहता हूँ कि नो करप्शन, नो बीच में जो है डायरेक्ट अकाउंट में पैसे पहुंचे, डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अभी आपका जो गवर्नमेंट का बेसिक बहुत जोर शोर से आपका एक एजेंडा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके अलग अगर हम देखें जिसकी सबसे ज्यादा नीड है, वन नेशन वन एजुकेशन क्या नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा डिमांड, और वन नेशन वन हेल्थ है ना, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। देखिए वन नेशन इलेक्शन बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा बिल है जो लोकसभा में आया। और मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम लोग तो खुद देखते हैं जैसे ही हमारा इलेक्शन होता है विधानसभा का, 6 महीने बाद पंचायत का इलेक्शन आ जाएगा, फिर अगले साल बाद एमपी का इलेक्शन आ जाएगा, फिर 1.5 साल बाद पूरा टाइम 5 साल चुनाव में रहते हैं, तो उसमें पार्टी भी लगती है और हम लोग भी ये करते हैं, तो काम करने का समय बहुत कम मिलता है। ये तो बहुत जरूरी है देश के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब अमेरिका में देखिए आज एक इलेक्शन होता है उसमें 5 साल काम होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे चुनाव है। तो सरकारी मशीनरी का भी यूज होता है, मनी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट मीन्स एवरीथिंग वेस्ट। तो बहुत अच्छा बिल है। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि वन नेशन वन एजुकेशन भी होनी चाहिए, तो हमारे जो शिक्षा नीति भी आई है, मैं सोचता हूँ कि वो पूरे देश में लागू हुई है और उसमें जो विजन रखा गया है अपने हिंदू धर्म को लेके, अपने संस्कारों को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, अपने आप एक अनूठा है। और हमारे हिंदू धर्म के लिए जो गीता का पाठ उसमें रखा गया है और जो हमारी हिस्ट्री छुपाई गई थी उसको आगे लेकर आए। तो मैं कहता हूँ कि पूरे देश में सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस लागू किया गया, एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी हुआ, और वो वन नेशन वन एजुकेशन को शो करता है। और वन नेशन वन हेल्थ के लिए आप देखिए कितना बड़ा मिशन मोदी ने चलाया, जो आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, वो अपने आप एक बहुत बड़ा विजन है। आज कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसको टेंशन नहीं है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, या मेरी लड़की की शादी कैसे होगी, या मुझे घर गिरवी रखना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक का हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट फ्री है। तो आज आदमी ऑपरेशन कराने से घबराता नहीं है, चाहे वो हार्ट ऑपरेशन हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, बड़े बड़ा इलाज आदमी का फ्री होता है। सरकारी अस्पताल के बारे में बताना चाहूंगा, वो जो रुड़की सरकारी अस्पताल है वो आज एक मॉडर्न हॉस्पिटल के रूप में ले चुका है। आईसीयू इतना बढ़िया है कि प्राइवेट में मिलेगा आपको, वहाँ पर डायलिसिस की फैसिलिटी है, वहाँ पर आप देखिए सीसीयू यूनिट वहाँ पर है, ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ पर है, और एमआरआई मशीन, सब फैसिलिटीज वहाँ पर है, और सब डॉक्टर्स वहाँ पर है। आज से 15-20 साल पहले बहुत बद हालत थी उसकी, और हमने कोरोना में ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर लगाए, वेंटिलेटर्स वहाँ पर है। आज हमारा हॉस्पिटल पूरे जिले को कवर करने में सक्षम है। मैं लगातार मॉनिटर करता हूँ, लगातार अपने एमएलए फंड से वहाँ फंड देता हूँ कि आईसीयू के बेड देने, कभी ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर देना है, कभी वहाँ पर टॉयलेट्स बनने, सभी काम मैं प्रायोरिटी पे करता हूँ, क्योंकि हेल्थ है। केयरफुली वॉच किया तब यहाँ पर सारी सुविधाएं पहुंची। ऐसे हमारे नैनीताल ले लीजिए, है ना, टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ कई लोग हार्ट से डेथ हुई, है ना, मोस्टली हमारे जजेस भी, जबकि हाईकोर्ट है उत्तराखंड का नैनीताल में, लेकिन बेसिक जो फैसिलिटी है वो नहीं है। तो ऐसी और अदर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम प्लेन में तो कह सकते हैं ये 2-4 जिलों में तो सीमित है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में हम कैसे जारी कर सकते हैं? थोड़ा पहाड़ पे काम करना थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ी वहाँ की प्राकृतिक जो है वहाँ पे ज्योग्राफी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता। आप देखिए जो हमारे स्टेशन और जगह है वहाँ काम बहुत अच्छा होता है, पर हमारे मुख्यमंत्री मुश्किल नामी जी ने जो काम शुरू करा है, कि पिथौरागढ़ से लेकर हरिद्वार तक सब जगह उनका विजन है और सब जगह लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये पहले मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा दौरे उनके सबसे ज़्यादा जो उनके प्रोग्राम्स में और सब जगह उन्होंने घोषणाएं करी हैं। तो ऐसा नहीं है, काम स्टार्ट हो चुके हैं। और मोदी जी का तो उत्तराखंड एक
लाडला स्टेट समझ लिया आपने, जो लगातार केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वेदर रोड बनी, और जो कांग्रेस 50 साल में कहती रही कि पहाड़ पे ट्रेन चढ़ेगी, मोदी जी ने और धामी जी ने मिलकर पहाड़ पे ट्रेन चढ़ा दी है। हमारे टनल्स बन गए हैं, रेलवे स्टेशन बन गए हमारे, और 4 आर पे काम हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि रनवेज, रोडवेज, रेलवेज और रोपवेज। रोपवेज उतरने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी 4 धाम यात्रा है केदारनाथ की, वो हेलीकॉप्टर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। तो जब रोपवेज बन जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि यात्रा सुगम होगी, यात्री और आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसी चीज से मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल सबके दिमाग में आ रहा है, और जनता चाहे कोई भी एज ग्रुप की हो, जैसे कि हमने बोला कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, हम 4 आर पे काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिए हम क्या उतना दे पा रहे हैं जितना हमारे लिए देना चाहिए? आप देखिए कितना ज्यादा भूस्खलन हो रहा है, कितना ज्यादा, अब पानी का देखिए, बारिश हो रही है, नीचे शहरों में पानी भर जा रहा है, ऊपर यातायात तो सारा ही बाधित हो रखा है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। 4 धाम हमारा फेमस तो है, बट कहीं ना कहीं सब बाधित भी है। पूरे आप उत्तराखंड को देख लीजिए, इस समय दर्द में है कहीं ना विकास कहीं। के साथ विनाश ला रहे हैं हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो ही डेवलपमेंट हमारा उत्तराखंड को focus- विनाश की ओर ले जा रहा है। जो आज भूवैज्ञानिक जिन्होंने सर्वे किया है, उनका मानना है कि जो विकास है, अंधाधुंध हम विकास की ओर जा रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड को विकास भी मिले, लेकिन एक लिमिट रहनी चाहिए, है ना, सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी पहचान। जो आपदा है, आपदा तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। आप देखिए सुनामी आ गया समुद्र में, वहाँ तो इतनी भी थी, सुनामी के बाद सभी गुजरात वगैरह हमारे पौंडीचेरी सब डिस्टर्ब हुए, सबको ठीक किया गया। ये तो नेचुरल कैलेमिटी, तो भगवान की आपदा, इसको नहीं रोक सकते, पर इसकी जगह में विकास नहीं रोक सकते। जो भी इसके लिए काम चल रहे हैं वो रेगुलर में बताऊँ कि टेस्टिंग के बाद की कहाँ पर हमारे इको जोन है, कहाँ पे हमारे सेंसिटिव जोन है, उनको चेक करने के बाद ही काम हो रहा है। और ट्रेन बनने से मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का विकास चौगुना होगा, क्योंकि यात्री जब आएगा उनको फैसिलिटी मिलेगी और वो आराम से अपने डेस्टिनेशन में पहुँच सकेंगे। तो हमारे डिफरेंट डेस्टिनेशन जब टूरिज्म के बनेंगे, मैं बताऊँ कि इससे डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट ही चाहिए, वो कहावत भी आपने सही कही कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ पे नहीं रुकती, तो छोटे छोटे जब पहाड़ का पानी निकलता है तो नीचे बहता है। पर अब ऐसा नहीं, इस कहावत को जुड़ा करेंगे। जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ है, जो मोदी जी ने एक अपना विजन दिया कि वेड इन उत्तराखंड, उससे मैं कहता हूँ कि जब 5 स्टार यहाँ बने हैं तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने, जो हमारे बड़े बड़े डेस्टिनेशन हैं वो कनाडा जाया करते थे, थाईलैंड जाया करते थे, वो उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा। और शादी में कहता हूँ कि काफी लोग कनेक्टेड होते हैं, तो उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा विजन है, उससे मैं समझता हूँ कि, और जब हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ेंगे तो 4 धाम के अलावा और भी यात्री आए, और बहुत सारी सुंदर जगह उत्तराखंड में, आप मुसहरी जाइए, आप पिथौरागढ़ जाइए, आप कैलाश जाइए। तो ये विजन है हमारा कि टूरिस्ट जो है चारों तरफ फैलना चाहिए, एक जगह पे सीमित ना रहे। तो ये विजन है, और ये विजन जब होगा और उत्तराखंड की तरफ लोग बढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ लोग स्विट्जरलैंड और मालदीव भूल जाएंगे, तो जब उत्तराखंड आना शुरू करेगा। हमने कोशिश करते हैं, होप रखते हैं कि ऐसा हो, जनता भूल जाए। सबसे बड़ा सोर्स अगर पानी का है वो उत्तराखंड है। अगर मैं पूरे देश में देखूं तो सबसे बड़ा सोर्स पानी का गंगा जी, जिसको हम पूछते भी है और बहुत पवित्र माना जाता है और सोर्स भी है। बट उसके बदले में हम गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता है, टूरिज्म लाने की आवश्यकता है। बट आप जनता से क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या सहयोग चाहिए आपको? और कुछ ऐसा करेगी जो हमारे पहाड़ों के लिए, पहाड़ों के जंगलों के लिए या देववन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उस पर रोकथाम नहीं लगाएंगे। कार, एक जना जा रहा है वो भी कार में बैठा है, 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं उसमें, तो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उस पर कोई भी रोकथाम नहीं, कोई नियम नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव जाना चाहिए कि चेंजेस की इमीडिएटली हमें आवश्यकता है? देखिए उत्तराखंड के पानी की बात करिए आपने कि पानी एमरजेंसी में यहाँ पर है, तो पानी का हम लोग यूज कर रहे हैं। यूजीवीएल द्वारा हम लोग जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो पानी का यूज करके हम लोग ऊर्जा प्रदेश बन सकते हैं, और बिजली भी हम लोग और स्टेट प्रोजेक्ट लगते हैं, काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो और ऑक्सीजन प्रदेश हम लोग बन सकते हैं, आजकल ऑक्सीजन हम लोग सरप्लस है तो हम लोग उसको जो कर सकते हैं। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक को अवेयर तो होना ही पड़ेगा, बिना उसके तो हम लोग विकसित नहीं हो पाएंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, तो हमें अवेयरनेस होनी पड़ेगी, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। जब हम अपने संस्कारों को, संस्कृति को लेकर चलेंगे तभी ये भारत विकसित बनेगा, तभी ये विश्व गुरु कहलाएगा। तो पब्लिक को तो आगे आना ही पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति,
अपनी देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, और जो हमारी माँ गंगा है इसको क्लीन कैसे रखा जाए, इसको हम गंदा ना करें। अगर हम गंदा नहीं करें तभी दूसरा भी देख के उसको साफ रखेगा। जंगलों को भी मेंटेन करना है, पेड़ भी लगाने हैं, इकोसिस्टम को भी ठीक करना है। ये सब चीजें पब्लिक अवेयरनेस आने की जरूरत है, और सरकारी कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं इनकी अवेयरनेस के लिए। इसको और व्यापक रूप में मैं समझता हूँ कि बढ़ाना चाहिए, और एक वर्कशॉप हो, और बच्चों के कॉलेज टाइम में ये सब चीजें बच्चों को अवेयरनेस इस बारे में से बताऊँ कि बच्चे उसको और आगे एक्सप्लोर करेंगे तो ये सब चीजें ठीक होंगी। धीरे धीरे करके सब बदलेगा, और कोशिश करेंगे जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जो है भगवान क्यों ना मनुष्य की सेवा करे। मेरा एक स्लोगन है, मानव सेवा ही माधव सेवा। तो उसको अगर आप लेकर चलेंगे तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, और जो अपनी संस्कृति और अपना प्रदेश उत्तराखंड है इसको हम लोग एक विकसित उत्तराखंड के रूप में डेवलप करेंगे, और ऐसे ही हमारा विजन है। और जब तक ये सांस है तब तक देश के लिए और प्रदेश के लिए जीते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे। आपने टूरिज्म की बात की कि टूरिज्म बढ़ेगा तो भाई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा स्टेट का, लेकिन जो टूरिज्म है उसको इको टूरिज्म में डेवलप कर सकते हैं हम। उसका जो गवर्नमेंट में फोकस होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो क्यों नहीं है अब तक, है ना। और आप एक उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे एक एमएलए है, और हो सकता है इन फ्यूचर आप मिनिस्टर भी हो, तो आप उस विषय में आप क्या आपका योगदान रहेगा कि टूरिज्म को इको टूरिज्म में हम डेवलप कर पाए। 2014 के बाद से सबसे मोदी जी आए, मैं समझता हूँ कि जो नमामि गंगे हमारा विभाग बना है उसके द्वारा जो कागजों में चल रहा है। आप देखिए आज आप देवप्रयाग जाइए, रुद्रप्रयाग जाइए, कर्णप्रयाग जाइए, सब जगह एसटीपी बन गए हैं। जो पानी वहाँ का है ट्रीट होके वो गंगा जी में जा रहा है। आज से 10 साल पहले गंगा का आप आचमन नहीं कर सकते थे, आज गंगा आचमन कर सकते हैं। गंगा में पानी शुद्ध आ रहा है, स्वच्छ आ रहा है, सब पानी ट्रीट होके आ रहा है उसमें। जितने भी हमारे सिटीज बने हुए हैं गंगा किनारे, चाहे अलकनंदा हो, चाहे भागीरथी हमारी, और सभी जगह ये काम चल रहा है। आप देखिए आज नैनीताल की झील कितनी नीट एंड क्लीन है, हमारा लगातार सफाई कार्य चलते रहते हैं। अभी हमारा जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा नर्मदा का, तो क्लीन करने का। जमुना का भी प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने वहाँ भी स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, काम चल रहा है लगातार, और मशीन सब बाहर से मंगाई गई है जिसमें कि आप रिवर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, और जो उनकी जो सालों पुरानी गंगी है, 100 साल पुरानी जो है गंगी साफ करने में समय तो लगेगा। मोदी जी का मात्र 11 साल हुए हैं, और आप 70 ईयर्स वर्सेस 11 ईयर्स आप कर लीजिए। तो मैं बताऊँ कि ट्रैक पे गाड़ी आ गई है, और जब ट्रैक पे गाड़ी आ गई है तो डेस्टिनेशन पे निश्चित पहुंचेगी, स्टेशन पे पहुंचेगी। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, और आप इसको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, तो निश्चित रूप से गंगा भी साफ होगी, नर्मदा भी साफ होगी, अलकनंदा भी साफ होगी, और नैनीताल की झील भी साफ होगी। बीजेपी गवर्नमेंट में अधिकारी बेलगाम रहते हैं, है ना, और जनता की सुनते नहीं, है ना। हो सकता है कि अभी ताजा उदाहरण गणेश जी के साथ आया कि डीएम साहब ने उनको अवॉइड किया, इग्नोर किया। तो ऐसा क्यों है? बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में ये अधिकारी बिल्कुल सही रहते हैं, तो ऐसा क्या कारण है, डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, कि ये क्या कारण है? हमारे मोदी जी कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी उन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर उनको ऊपर से ही मैसेज है कि आप फ्री होल्ड होके कार्य कीजिए, ये लोग तो जनता के चुने हुए, बाकी हम देख लेंगे? क्या ऐसा है? क्या कहना चाहते हैं? लड़ाई तो पुरानी है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट के बीच में। तो पॉलिटिकल आदमी को तो आफ्टर एवरी 5 इयर्स पब्लिक की जाना एग्जाम देने, ब्यूरोक्रेट से एक बार बन गया तो वो तो लाइफ टाइम अपनी रिटायरमेंट के बाद जाएगा वहां से, तो उसको तो पब्लिक से रिलेशन नहीं है। पर जनप्रतिनिधि को तो पब्लिक से जुड़ना है ना, पब्लिक के काम करने हैं और देश के काम करने हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो लड़ाई है वो सिर्फ यही है कि ब्यूरोक्रेट से हम लोग पब्लिक के लिए काम कराएं। तो पॉलिटिकल आदमी का विजन यही होता है, तो ये कहीं ना कहीं क्लैश करता ही है आपस में। मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, ये क्लैशेस तो आपको मिलेंगी। मैंने दोनों सरकारों में काम किया है और तीसरी बार विधायक हूँ, तो ये लड़ाई चलती रहेगी, जारी रहेगी। पर हमारा मकसद जो है वो यही है कि ब्यूरोक्रेट से, आईएएस से, सेक्रेटरी से स्कीम जो गवर्नमेंट की वो लागू हो। तो बड़े प्रोजेक्ट आप करते हैं, हम लोगों को माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा। दोनों पटरी लेके चलनी पड़ेगी, साथ में ब्यूरोक्रेट भी और डेमोक्रेसी को भी। तो मैं कहूँ कि अगर इसको साथ लेकर चलेंगे तभी काम हो पाएंगे, और वो भी देश के भले के लिए आई है, वो भी देश के लिए विजन है उनका, वो भी उनकी गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट करानी। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे आईएम के भी थिंक टैंक है हमारे लिए, और वो जो स्कीम लेकर आते हैं जिसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, ये उनका ही काम है। पॉलिटिकल आदमी केवल बताएगा ये स्कीम है, ये हो जाए, यहाँ दिक्कत है, ये काम करना है, पर इम्प्लीमेंट करने का काम तो आईएएस का ही है ना उसका। तो मैं तो कि वो कहने काम कर रहे हैं, वो भी कहने के प्रेशर में। उत्तराखंड हाईकोर्ट उनकी फटकार लगाता है। आपने अभी करंट का मामला देखा, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल का चुनाव, जिसमें कि एसएसपी पे लगातार उंगलियां उठी, हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की और तल्ख टिप्पणी थी।
उसके बावजूद भी बेलगाम है, हमारे मतलब पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा गवर्नमेंट लगा हुआ है, फिर भी ऐसा क्या है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण? देखिए लोकतंत्र के चार मजबूत स्तंभ है, डेमोक्रेसी भी है, जी। जुडिशरी भी है, ब्यूरोक्रेट सब भी है, कुछ है। सब कुछ है। तो ये चारों का अपना अपना रोल है और सबका विजन एक ही सामंजस्य नहीं है, एक होता। भारत श्रेष्ठ भारत नया भारत, सबका विजन एक ही है। चलिए, तो हम ठीक सब है लोग सर। इसी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई पूरी करेंगे और देश को विकसित भारत सर, आप बनाएंगे। मिनिस्टर तो बनने मेरा बहुत वाले टाइम है। हैं, आप मिनिस्टर बनने वाले हैं, हमारी सबको शुभकामनाएं हैं और जनता भी चाहती है आप बने। तो पहला काम आपके दिमाग में क्या चल रहा है जो आप करना चाहते हैं जनता के लिए? देखिए सेवा का मौका मिलेगा, सेवा करेंगे। जिस रूप में सेवा का मौका आज मिला है, मैं एमएलए हूँ और उस रूप में मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और जब प्रमोशन होगा कुछ होगा तो फिर उसके बारे में बात करें। और बहुत बड़ा जो अभी करंट मुद्दा है जिसपे पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नन्ही परी हल्द्वानी में जो रेप हुआ था छोटी बच्ची के साथ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन एक्यूज था उसको बरी किया। तो इस पर क्या है कि गवर्नमेंट ने, धामी जी का भी स्टेटमेंट आया कि हम इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में देवभूमि है, यहाँ पर लड़कियां सेफ है, लेकिन आए दिन जो ग्राफ बढ़ रहा है, अंकिता हत्याकांड ले लीजिए, उसमें भी जो दोषी थे कहीं ना कहीं आज भी उत्तराखंड की जनता को लगता है कि अंकिता को न्याय नहीं मिला, और ऐसे आए दिन होते रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है कि हम महिलाओं के साथ जो पूरी प्रॉपर सुरक्षा है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जुडिशरी का अपना अलग रोल है, जुडिशरी जो है वो लॉ के हिसाब से चलती है, उनका अपना लॉ है। तो मैं सोचता हूँ जुडिशरी के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब बाकी सरकार का काम है कि क्राइम रोके और क्राइम कम से कम हो, और जो भी अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत सख्त है, शासन प्रशासन सख्त है। इससे कार्रवाई अगर कोई होती है या कोई अपराध होता है तो उस पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जुडिशरी का अपना रोल है। तो जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब तो कोर्ट्स के मामले हैं। पर हाँ, अपराध ना हो इसके लिए सरकार को वचन बताना चाहिए। बनानी चाहिए। आप हमारे सुलझाड़ी के दर्शकों को, युवाओं को मोस्टली क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि कहते हैं कि नई जनरेशन जब पॉलिटिक्स से कनेक्ट करेगी तो कुछ हम बेटर कर पाएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे दर्शकों को आप कहना चाहते हैं? देखिए यूथ को, जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना विजन रखिए और बिना विजन के कुछ नहीं है। गोल अपना एक लाइफ में बनाइए, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ एनवायरनमेंट में है। अभी तो सोचिए कि मेरे पास तो ये नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता। अभी मैंने जैसे बोला कि आप लीड करिए, हर फील्ड में लीड करिए, जो फील्ड आप कर रहे हैं उसी को आप पकड़िए, उसी में लीड करिए। और अपना जो विजन है वो ये रखिए कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, हम लोगों को विकसित भारत बनाना है, हम लोगों को विश्वगुरु बनना है। तो ये गोल हम अचीव करेंगे सिर्फ आप लोगों की एफर्ट से, आप लोगों के डिवोशन से और समर्पण भावना से हम लोग ये चीज गोल अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच अपना एक कीमती समय हमें देने के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।